चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन जो इस बैच को आज से ज्वाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट बैच भी स्टार्ट आज से ही हो रहा है और लेक्चर की शुरुआत हमेशा की तरह आज के एजेंडा से मैं कर रहा हूं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कोर्स है जावा स्क्रिप्ट बैकएंड, इसका प्री रिक्विजिट क्या है, क्या कुछ आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोड जेएस क्या है और ये उस जेएस से कैसे अलग है जिस जेएस को आप सीख कर आए हैं एट द फ्रंट एंड। देन विल डिस्कस नोड जेएस क्या क्या कर सकता है, या यूं कह लीजिए वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो नोड जेएस पे बनाई गई हैं या बनाई जानी चाहिए, और कौन सी एप्लीकेशन है जहां नोड जेएस यूज नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्कस होगी नोड जेएस की हिस्ट्री। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करने का प्री रेक्विजिट क्या है, क्या कुछ आपको आना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, ये कोर्स है जावा स्क्रिप्ट से बैक एंड कनेक्टिविटी या बैक एंड प्रोग्रामिंग आप कैसे करते हैं उसका कोर्स है। ऑब्वियस सी बात है आपको जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट में क्या आना चाहिए आपको, तो पर्टिकुलरली अगर मैं कहूं तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस का बहुत यूज होगा, जावा स्क्रिप्ट के कॉलबैक्स के कॉन्सेप्ट का बहुत यूज होगा, हाल ही में अपन लोगों ने फेच और प्रॉमिस कंप्लीट करा है उसका बहुत यूज होगा। तो ये चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट में इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है जब आप नोड जेएस में कोड्स लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको एचटीएमएल और सीएसएस की जरूरत पड़ेगी, रिएक्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स में रिएक्ट नहीं है, रिएक्ट इसके बाद हम लोग यूज करेंगे। मतलब इसका कोई प्री रिक्विजिट रिएक्ट नहीं है, इसका प्री रिक्विजिट सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स हैं। जब मैं बेसिक्स बोल रहा हूं तो आपको जावास्क्रिप्ट में एरे बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, प्रॉमिस वगैरह हैंडल करना, ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, प्रॉमिस पढ़ा दीजिएगा, मैं नहीं पढ़ाऊं कुंदन, प्रॉमिस तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। मैं प्रॉमिस के डाउट सॉल्व कर दूंगा, है ना, कुछ क्वेरी होगी वो सॉर्ट आउट कर दूंगा। प्रॉमिस अपने आप में 3 से 4 दिन का टॉपिक है, अगर वो मैंने पढ़ा लिया तो फिर इसमें और ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप परमजी सर से बात कर लीजिएगा, वो आपसे बता देंगे आप प्रॉमिस कैसे कर सकते हैं। अभी तो आगे बढ़े, अभी पहले दिन थोड़ी प्रॉमिस लग रहा है, ये चीजें आगे लगेंगी, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो एवरीवन इज क्लियर विद द प्री रिक्विजिट। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप बोल के रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज चैट विंडो में रिस्पॉन्स दें, बट सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, सिवाय इसके कि हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं, और कोई डिफरेंस इस क्लास में और फिजिकल क्लास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। यस सर। हाँ, तो बी इंटरैक्टिव, बी रिस्पॉन्सिव, इससे मुझे समझ में आएगा मेरी कौन सी बात आप कितनी हद तक कैच कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं नोड जेएस अपने आप में क्या है। इनफैक्ट हम सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि नोड जेएस क्या नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए नोड जेएस क्या क्या नहीं है। नोड जेएस किसी फ्रेमवर्क का नाम नहीं है, नोड जेएस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नाम नहीं है। तो सवाल आता है फिर नोड जेएस क्या है, कोई मेरे को पूछेगा तो मैं क्या डेफिनेशन दूंगा। तो गौर करिए, नोड जेएस की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। नोड जेएस ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम है जो V8 इंजन पे बिल्टअप है। अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी भी होगी तो भी मैं गारंटी दे सकता हूं ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, और बिगनर है तो बहुत ही कंफ्यूज करेगी। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए इसको अपन 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। वो चारों पार्ट्स के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रही होगी, दिख रही है, 4 वर्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जिनको मैंने अंडरलाइन करा है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज ओपन सोर्स, फिर अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, फिर हम डिस्कस करते हैं ये V8 इंजन कौन है। नाम सुना है V8 इंजन का, जरूर सुना है, अगर आपने ब्राउजर लेवल पे जावास्क्रिप्ट करी है, अगर आपने फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है तो आप V8 इंजन को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा ये कौन है। और सबसे ज्यादा डिस्कशन आज हमारा इस वाले टर्म पे होगा जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट रन टाइम। नोड जेएस के अगर आप बोलते हैं ना कि सर इसको शॉर्ट कर दीजिए, आपको इस डेफिनेशन में मिनिमम बताइए किसी को क्या बोलूं, तो अगर आपको मिनिमम किसी को बोलना है ना तो आप बोलेंगे नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। क्या बोलेंगे आप, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, बस। अगर बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं देनी है, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रखना है, तो आपको बोलना है नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। अब करते हैं अपन इन चारों टर्म्स को डिस्कस, तब पता चलेगा नोड जेएस एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ओपन सोर्स की। मुझे नहीं लगता है आप में से कोई भी ओपन सोर्स वर्ड से अनफेमिलियर होगा। ओपन सोर्स का मतलब होता है नोड जेएस का जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई भी इस सोर्स कोड को जाकर देख सकता है, खाली देख ही नहीं सकता है बल्कि इस पूरे कोड को एक्सेस कर सकता है। और कहां पर अवेलेबल है, कैन एनीवन टेल। अगर मेरे को नोड जेएस का सोर्स कोड देखना है तो मैं कहां जाऊं,
अगर आपको नोड जेएस का सोर्स कोड देखना है तो आप जाइए गिटअप पे। गिटअप पे आपको नोड जेएस का सीधे सीधे सोर्स कोड अवेलेबल होकर मिल जाएगा। तो मैंने कहा github.com/node.js/source। बिल्कुल सही, आप यहां जाइए नोड जेएस सोर्स और यहां लिखिए गिटहब। ये इंफॉर्मेशन अगर आप लिखते हैं तो आपको सीधे वो लिंक मिलेगा जहां पर आपको क्या मिलेगा, जहां पर आपको नोड जेएस का पूरा सोर्स कोड अवेलेबल हो जाएगा। इस सोर्स कोड की रिपोजिटरीज में जाइए, यहां पर आपको पूरी फाइलें देखने को मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। और ये पूरा पूरा ओपन सोर्स तौर पे अवेलेबल है। आई होप ओपन सोर्स का मतलब समझ रहे हैं, यस और नो? यस सर। समझ रहे हैं मतलब क्या है? इस पूरे सोर्स कोड को अगर मैं जाकर चेक करूं तो मैं इस पूरे कोड को डाउनलोड कर सकता हूं। खाली डाउनलोड ही नहीं कर सकता हूं, बल्कि इस पूरे कोड को मैं अपनी जरूरत के मुताबिक मैनिपुलेट कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। ये बात समझ आई सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं नोड जेएस के अंदर। मैं जा रहा हूं एसआरसी में। क्या एसआरसी में कुछ जाने पहचाने एक्सटेंशन दिख रहे हैं? नोड जेएस में कुछ जाने पहचाने एक्सटेंशन नजर आ रहे हैं? वेरी गुड। क्या नजर आ रहा है एक्सटेंशन में? एक्सटेंशन में नजर आ रहा है डॉट एच। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए डॉट एच एक्सटेंशन कौन सी लैंग्वेज की फाइल्स का होता है? वेरी गुड, डॉट एच एक्सटेंशन सी और सी प्लस प्लस की फाइल्स का होता है। तो पहली बात जो अच्छे से एक्सेप्ट करिए और दिमाग में बिठाइए, नोड जेएस खुद सी डबल प्लस में कोड करा गया एक सॉफ्टवेयर है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है नोड जेएस? नोड जेएस हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग सी डबल प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पूरा पूरा सोर्स कोड नोड जेएस का सी डबल प्लस में लिखा है। एंड दैट इज द रीजन कि आपको एक्सटेंशन क्या दिख रहा है? दैट इज द रीजन कि आपको एक्सटेंशन दिख रहा है डॉट एच। और इसमें से किसी को भी आप ओपन करिए, किसी को भी ओपन करिए, तो आपको यहां क्लास दिख रही है, क्लास। कैन यू सी दिस? या वेरी गुड। और क्लास कौन सी लैंग्वेज से आ रही है? अगर सी सी प्लस प्लस की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, सी प्लस प्लस से आ रही है। एम आई राइट? डू यू एग्री विद मी? यस। सो नोड जेएस पूरा पूरा सी डबल प्लस में कोडेड एक सॉफ्टवेयर है जो आपको आपकी एप्लीकेशंस, आपके जावास्क्रिप्ट कोड्स को रन करने देता है। और कहां रन करने देता है? तो जवाब है ब्राउजर के बाहर। आई रिपीट माई वर्ड्स, नोड जेएस सी डबल प्लस में कोड करा गया एक सॉफ्टवेयर है जो आपको जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस को रन करने देता है। कहां रन करने देता है? जवाब है आउटसाइड द ब्राउजर। आप याद कीजिए, आज तक आपने जितनी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसके कोड को आपने कहां रन करा है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। आज तक आपने जितनी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, वेरी गुड अमन, उसके पूरे कोड को आप लोगों ने रन करा है ब्राउजर के अंदर। याद है ना, अगर हेलो भी लिखना था तो आपको अपने जावास्क्रिप्ट कोड को स्क्रिप्ट टैग के थ्रू अपने एक्सटर्नल पेज से कनेक्ट करना पड़ता है। एम आई राइट? अगर हेलो भी दिखाना है तो एक स्क्रिप्ट टैग की मदद लेनी पड़ती है जो आप एचटीएमएल में लिखते हैं। बट नोड जेएस इस बैरियर को तोड़ता है। इस बारे में और डिटेल में अभी आपसे बात करूंगा, पहले बाकी दोनों वर्ड आपको समझा दूं। तो सबसे पहले तो बताइए, ओपन सोर्स समझ में आया? जल्दी क्विक आया, वेरी गुड। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं नोड जेएस का पूरा सोर्स कोड डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे अपनी जरूरत मुताबिक उसको चेंज कर सकता हूं? अलाउड है ये? है। यस, बिल्कुल अलाउड है। इसीलिए कहा जा रहा है दिस इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। राइट, वेरी गुड। और ओपन सोर्स का ऑपोजिट क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, ओपन सोर्स का ऑपोजिट होता है क्लोज सोर्स। जैसे एंड्रॉइड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस और नो? यस, एंड्रॉइड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आईओएस जो एप्पल ने बनाया है वो क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस इज नॉट ओपन सोर्स, राइट? लेकिन नोड जेएस ओपन सोर्स है। ठीक है, अब आता है वर्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म। आई थिंक आप सब डेवलपर्स हैं, आप सब जानते हैं प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है वो एनवायरमेंट जिसमें आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, और जनरली एनवायरमेंट ओएस को बोलते हैं। तो नोड जेएस अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम नोड जेएस को विंडोज पे, मैक पे, लिनक्स पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। वेरी गुड। देन आता है क्रोम्स V8 इंजन। आप ये बताइए, नोड जेएस में आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखेंगे? आप किस में कोड लिखेंगे? ये मत बोलिएगा C प्लस प्लस, खुद वो C प्लस प्लस में बनाए। आप कौन सी लैंग्वेज? वेरी गुड, आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे। क्या आपके कंप्यूटर को जावास्क्रिप्ट समझ में आती है? नहीं आती है। आपके कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है, विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। तो आपके जावास्क्रिप्ट कोड को 0 1 में कन्वर्ट कौन करेगा? जवाब है आपके जावास्क्रिप्ट कोड को 0 1 में कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट इंजन। नहीं, नोड जेएस से आगे की बात कर रहा हूं सौरभ। नोड जेएस के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं जेएस इंजन, जो आपके जावास्क्रिप्ट कोड को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में।
और ये वही V8 इंजन है जो किसके पास है और किसने बनाया है? ये वही V8 इंजन है जो क्रोम ब्राउजर के अंदर है और बनाने वाली कंपनी का नाम है गूगल। गूगल। नहीं, नेटस्केप के पास नहीं है नमन। नेटस्केप के पास तो स्पाइडर मंकी है, राइट। नेटस्केप के जेएस इंजन का नाम है स्पाइडर मंकी, राइट। क्रोम के जेएस इंजन का नाम है V8। तो इसका मतलब वही V8 इंजन जो आपको ब्राउजर में मिलता है वही आपको नोड के अंदर भी मिलता है क्या? यस, एब्सोल्युटली यस। सेम V8 इंजन जो आपको ब्राउजर में मिलता है वो सेम V8 इंजन आपको नोड जेएस के अंदर भी मिलता है। जो काम वो वहां करता है वही काम वो V8 इंजन यहां पर करता है, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जिस पे आज का हमारा सारा डिस्कशन फोकस्ड है, क्योंकि मैं चाहूंगा जब ये लेक्चर ऑफ हो कम से कम आपको ये क्लियर हो ये रन टाइम एनवायरमेंट क्या होता है। तो नोड जेएस क्या है? नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट है ना। व्हाट इज अ रन टाइम एनवायरमेंट, ये समझने की बहुत बहुत जरूरत है हमें। रन टाइम एनवायरमेंट को अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये वो एनवायरमेंट होता है जो किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी चीजें अवेलेबल करवाता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, रन टाइम एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी चीजें अवेलेबल करवाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सबने जावा का नाम सुना है? मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपने जावा पढ़ी है, पढ़ी होगी तो ये प्लस पॉइंट है। मैं तो सिर्फ पूछना चाहता हूं जावा का नाम सुना है? तो आपका जवाब होगा हाँ सुना है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एम आई राइट? यस, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन अगर मुझे जावा का कोई कोड अपने कंप्यूटर पे रन करना है तो क्या ये कोड मेरे कंप्यूटर पे डायरेक्ट रन हो जाएगा? तो आपने अगर थोड़ा बहुत जावा के बारे में सुना हो तो आपका जवाब होगा नहीं सर, नहीं रन होगा। जावा के प्रोग्राम को कंप्यूटर पे रन करने के लिए हम लोग को कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है जेआरई। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं जेवीएम चाहिए होता है। मैं आपको बता दूं जेवीएम खुद किसका पार्ट है? जेवीएम खुद पार्ट है जेआरई का। तो एक्चुअल में आपको जेआरई चाहिए होता है जो आपको जेवीएम और कुछ लाइब्रेरीज अवेलेबल कराता है जो जावा के कोड को करती हैं एग्जीक्यूट। अगर आपने सिर्फ सीसी प्लस प्लस पढ़ी है तो ये बात आपको बहुत अजीब, बहुत सरप्राइजिंग लगेगी, क्योंकि सीसी प्लस प्लस के कोड के लिए रन टाइम एनवायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, सीसी प्लस प्लस के कोड्स के लिए रन टाइम एनवायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन, जैसे जावास्क्रिप्ट, जैसे जावा, इन सब का रन टाइम एनवायरमेंट अपना खुद का होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का रन टाइम यूज नहीं करती हैं। तो जैसे जावा के रन टाइम एनवायरमेंट का नाम है जेआरई, बिल्कुल ऐसे जावास्क्रिप्ट को भी एक रन टाइम एनवायरमेंट चाहिए होता है। उस रन टाइम एनवायरमेंट में जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है। कुछ बेसिक आइडिया लगा रन टाइम एनवायरमेंट क्या होता है? यस सर। लगा? अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। पहला डाउट आएगा आपके दिमाग में, सर जावा का रन टाइम एनवायरमेंट अपन को जेवीएम देता है, अपन को लाइब्रेरी देता है, सर जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट अपन को क्या प्रोवाइड करता है? ऐसा चीज जो प्रोग्राम को रन करने में मदद करे। जी कुंदन, बिल्कुल सही। तो अब अगला डाउट है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट अपन को क्या प्रोवाइड करता है? गौर करिएगा, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट आपको ढेर सारे बने बनाए मेथड्स प्रोवाइड करता है जिन्हें आप बिल्ट इन लाइब्रेरीज बोल सकते हैं। ढेर सारे बने बनाए ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर ऑब्जेक्ट है, और आज आप में से बहुतों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने विंडो ऑब्जेक्ट यूज करा है? भरपूर करा है ना, खूब यूज करा है आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ते वक्त विंडो ऑब्जेक्ट। ये जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये विंडो ऑब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड करने का काम करता है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम। आपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करा है? यस। बिल्कुल, ये Yes, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड करने का काम करता है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल से अपनी बात समझाता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए ये कोड जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, समझ पा रहे हैं ये क्या है? yes, sir. बहुत बढ़िया, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड का कोड है। क्या होगा जब ये एचटीएमएल पेज रन होगा? एक हेडिंग माय वेबसाइट आएगी और एक अलर्ट बॉक्स ओपन होगा जिसमें बिल्कुल सही जवाब, एक अलर्ट बॉक्स ओपन होगा जिसपे लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ ये जो अलर्ट बॉक्स ओपन हो रहा है ये अलर्ट बॉक्स कहां से आ रहा है? तो आप मुझे बोलोगे सर विंडो ऑब्जेक्ट से आ रहा है। एम आई राइट? यस सर। है ना? और अगर मैं आपसे पूछता हूं ये विंडो ऑब्जेक्ट अपन को किसने दिया, तो अगर आप आज का लेक्चर नहीं अटेंड करते तो आप इंटरव्यू में क्या बोलकर आते? विंडो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ने दिया। यही यही एक्सपेक्टेशन होती है हर स्टूडेंट की कि विंडो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का ही ऑब्जेक्ट होगा। भाई जैसे C++ में हमारे पास सी आउट होता है,
सी लैंग्वेज में हमारे पास प्रिंट एफ होता है। ये सब सीसी प्लस प्लस देती है ना आपको, यस और नो, यस। है ना? ऐसा हम ये सोचते हैं कि शायद ये विंडो ऑब्जेक्ट हमें जावास्क्रिप्ट देती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये आपको जावास्क्रिप्ट नहीं देती है। ये विंडो ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करता है आपके ब्राउजर का रन टाइम। आई रिपीट माई वर्ड्स, आपके ब्राउजर का रन टाइम। और ये मत सोचिएगा कि मैं V8 इंजन की बात कर रहा हूं। V8 इंजन तो खुद रन टाइम इंजन का या रन टाइम एनवायरमेंट का पार्ट होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं रन टाइम एनवायरमेंट V8 का सुपरसेट है? बोलिए, बोल सकता हूं V8 खुद रन टाइम एनवायरमेंट का पार्ट है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि विंडो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट देती है। इतनी डिटेल में अपन ने कभी बात करी नहीं है, लेकिन अब करनी पड़ेगी अगर हमें ये सही मायनों में समझना है कि नोड जेएस क्या है। तो जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये आपको ब्राउजर का रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, राइट? इसी तरह से मुझे बताइए, अगर आपको ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट में किसी एलिमेंट को आईडी से सेलेक्ट करना हो तो आप क्या लिखते हो? अगर आपको किसी एलिमेंट को आईडी के बेसिस पर सेलेक्ट करना हो तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट document dot एलिमेंट बाय get आईडी। element by ID. वेरी गुड। और या फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखते हो? Yeah. लिखते हो। कैन यू प्लीज टेल मी ये डॉक्यूमेंट कौन है? आपका जवाब होगा सर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना? बट ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी आपको जावास्क्रिप्ट नहीं देती है। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड करता है आपके ब्राउजर का रन टाइम। और थोड़ा डिटेल में आपने अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको यह भी मालूम होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट खुद विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तभी तो अपन बोलते हैं ना विंडो डॉट डॉक्यूमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, जब विंडो ऑब्जेक्ट ब्राउजर दे रहा है तो फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी अपन को ब्राउजर दे रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर रन टाइम ये एक ही बात है कि अलग अलग बातें? विवेक क्या लग रहा है, जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर का रन टाइम एक ही बात है कि अलग अलग बातें हैं? अलग अलग बातें हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। जावास्क्रिप्ट जब हम बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं जेएस इंजन के बारे में, लेकिन अगर हम ब्राउजर का रन टाइम बोलते हैं तो हम एक बड़ी पिक्चर देखते हैं, उसमें बहुत कुछ आता है। अब दिमाग में डाउट आएगा सर ब्राउजर के रन टाइम में क्या क्या होता है? आप कह रहे हो जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर का रन टाइम अलग अलग चीजें हैं, तो होता क्या है इनके अंदर? तो गौर कीजिएगा, जावास्क्रिप्ट के किसी भी रन टाइम एनवायरमेंट में 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कितने? 4। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच मेक अप अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरमेंट। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? इनमें से एक होता है जावास्क्रिप्ट इंजन, ओके। दूसरा होता है वेब एपीआईज, तीसरा होता है कॉलबैक क्यू, और पांचवा चौथा होता है इवेंट लूप। ये 4 चीजों से मिलकर क्या बनता है? ये 4 चीजों से मिलकर बनता है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट। These 4 things they together make up a software which is called as JS runtime. अब अगली स्लाइड थोड़ा डिटेल डायग्राम आपको इन चारों का देगी। पहले आप 2 मिनट अच्छे से इस डायग्राम को देखो, देख लोगे तो डन लिखना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखो, देख लेंगे तो डन लिखिएगा। देख लिया? डन, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सबसे पहले मुझे बताइए ये कौन है जिसका नाम आप बहुत बार सुन चुके हैं? हु इज दिस? तो ये है वो सॉफ्टवेयर जो जावास्क्रिप्ट कोड को किस में कन्वर्ट करने वाला है? जो जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट करने वाला है मशीन Machine अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, language. है ना? मशीन लैंग्वेज में या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। और जावास्क्रिप्ट इंजन के खुद के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है हीप एरिया। आई होप आप सब जानते होंगे हीप वो एरिया होता है जहां कौन रहता है? हीप वो एरिया होता है जहां ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, डायनेमिक चीजें रहती हैं। और जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स डायनेमिक होते हैं। हाँ, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स डायनेमिक बनते हैं, जावास्क्रिप्ट में एरे डायनेमिक बनता है। ये सारी की सारी चीजें रहती हैं कहां पर? हीप एरिया में। और हीप एरिया किसका पार्ट है? हीप एरिया जेएस इंजन का पार्ट है। इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको जेएस इंजन में? तो आपका जवाब होगा सर मेरे को कॉल स्टैक दिख रहा है। ये क्या होता है? तो क्या आप जावास्क्रिप्ट कोड में इंस्ट्रक्शंस लिखते हो जिन्हें जेएस इंजन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, हाँ या ना? यस। करता है। तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे वो जिस इंस्ट्रक्शन को चला रहा होगा वो इंस्ट्रक्शन मौजूद रहता है किसके अंदर?
वो इंस्ट्रक्शन मौजूद रहता है कॉल स्टैक के अंदर। आई रिपीट माई वर्ड्स, कॉल स्टैक क्या होल्ड करता है? जो करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट रिमेन्स इन अ एरिया ऑफ मेमोरी विच इज कॉल्ड एज कॉल स्टैक। तो आप बहुत सिंपल शब्दों में बोल सकते हो, कॉल स्टैक के अंदर कोड रहता है और हीप में डेटा रहता है, ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। कॉल स्टैक के अंदर कोड रहता है और हीप के अंदर डेटा रहता है। एंड कैन आई से दिस? यस। है ना? अब आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज, जो आप आज का लेक्चर नहीं पढ़ते या कहीं और आपने Node.js के बारे में चीजें नहीं पढ़ी होती तो आपको नहीं मालूम चलता। क्या आप जावास्क्रिप्ट में कंसोल यूज करते हैं? यस। क्या आप जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट यूज करते हैं? यस। क्या आप जावास्क्रिप्ट में सेट इंटरवल यूज करते हैं? यस सर। Yes. क्या आप जावास्क्रिप्ट में फेच यूज करते हैं? यस सर। है ना? और ऐसा लगता था ना अभी तक कि ये सब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का पार्ट है। दिस इज फॉल्स, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये आपके ब्राउजर का पार्ट है। और ये कौन दे रहा है ब्राउजर को? ब्राउजर को ये चीजें अवेलेबल करवाने का काम ही रन टाइम एनवायरमेंट कर रहा है। यानी रन टाइम एनवायरमेंट में एक जावास्क्रिप्ट इंजन है, दूसरा कुछ स्पेशल मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, जो किसका सॉरी, जो किसका पार्ट है? जो ब्राउजर के रन टाइम का पार्ट है। और यही कौन बैठा है? यही बैठा है विंडो। यही कौन बैठा है? यही बैठा है डॉक्यूमेंट। ये सारे के सारे आप अननोइंगली ये मान सकते हो कि ये जेएस का पार्ट है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ जेएस, दे आर अ पार्ट ऑफ ब्राउजर। ये बात समझ आई? Yes, sir. आई राइट? अभी तक हमको लगता था ये सब जेएस इंजन से आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या सब कुछ ब्राउजर के रन टाइम से आ रहा है कि कुछ जेएस इंजन भी दे रहा है? तो यस आपका इंजन। जवाब होगा जेएस इंजन भी दे रहा है। उदाहरण के तौर पे लेट, ये क्या ब्राउजर देगा कि ये जेएस इंजन देगा? लेट कीवर्ड ये जेएस इंजन देगा क्योंकि ये ES6 का पार्ट है ना? और ES6 Yes. जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड को सपोर्ट करने वाला फॉर्मेट है, राइट? तो टेक्निकली लेट हुआ, वेर हुआ, फॉर लूप हुआ, ऑपरेटर्स हुए, इफ एल्स हुआ, ऑब्जेक्ट्स बनाने का सिंटेक्स हुआ, एरेज, मैथ ऑब्जेक्ट, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ whom? दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ जेएस इंजन। इज दिस क्लियर? यस। राइट? Yes. लेकिन विंडो ऑब्जेक्ट, कंसोल ऑब्जेक्ट, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारी की सारी चीजें जेएस इंजन नहीं देता। ये सारी की सारी चीजें आपको ब्राउजर्स अवेलेबल कराते हैं। इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये ब्राउजर के रन टाइम से आ रही है, ना कि जेएस इंजन से आ रही है। ठीक है? अब आता है तीसरा सवाल, सर ये कॉल बैक क्यू क्या होती है? तो ये बताइए, आपने अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपने दो वर्ड्स बहुत अच्छे से सुने होंगे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सुने? यस। बहुत Yes, बढ़िया। sir. सिंक्रोनस वो कोड होता है जो लाइन बाय लाइन चलता है। एसिंक्रोनस वो कोड होता है जो टाइम कंज्यूम करता है। तो जावास्क्रिप्ट उसे नॉर्मल एग्जीक्यूशन से हटा देती है। जैसे मैंने कितनी ही बार आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाते वक्त ये कहा है कि जब हम सेट टाइम आउट कॉल करते हैं, ये सिंक्रोनस कोड है कि एसिंक्रोनस कोड है? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस कोड है। तो ये जो सेट टाइम आउट वाला कोड है, ये कहां जाता है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो इसे तब नहीं रन करती है, ये तो तब रन होता है जब गिवन टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। तो ये जाकर एक क्यू में बैठता है और उस क्यू को अपन लोग बोलते हैं कॉल बैक क्यू। क्या बोलते हैं? इस क्यू को अपन बोलते हैं कॉल बैक क्यू। ऐसी अगर आपने जावास्क्रिप्ट में डॉम प्रोग्रामिंग करी है तो क्या आपने एड इवेंट लिस्टर मेथड यूज करा है? बटन यस। डॉट एड इवेंट लिस्टर करा है? यस। एड इवेंट लिस्टर को भी आप दो आर्गुमेंट देते हैं। आपको याद होगा, पहला आर्गुमेंट इवेंट का नाम होता है जैसे कि क्लिक, और दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है ऐड इवेंट लिस्टर का? जो फंक्शन वेरी चलेगा। गुड, जो फंक्शन चलेगा जिसको हम कॉल बैक बोलते हैं। ठीक है, ये भी एसिंक्रोनस कोड है। तो आपका जवाब होगा हाँ, ये तब थोड़ी चलता है जब हम ऐड इवेंट लिस्टर कॉल करते हैं, ये तो तब चलता है जब बटन क्लिक होता है। एम आई राइट? यस सर। तो ये भी जाकर किसके अंदर बैठता है? ये भी कॉल। जाकर बैठता है इनसाइड कॉल बैक क्यू। इन शॉर्ट, कॉल बैक क्यू कौन सा कोड होल्ड करती है? एसिंक्रोनस कोड होल्ड करती है। जो भी कोड एसिंक्रोनसली चलना है वो जाकर बैठता है किसके अंदर? वो जाकर बैठता है इनसाइड कॉल बैक क्यू, राइट? अब कॉल बैक क्यू से कोड को निकालना और कहां पहुंचा देना? करंट एग्जीक्यूटेबल कोड कहां रहता है? अभी क्या बताया था मैंने 10 मिनट पहले? कॉल स्टैक में। बिल्कुल सही। तो कॉल बैक क्यू से कोड को निकालकर कॉल स्टैक में रखना, ये किसकी जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी इसकी जिसका की नाम है इवेंट लूप। तो क्या मैं कह सकता हूं इवेंट लूप एक तरीके का गार्ड है जो ये ध्यान रखता है कि इस लाइन में किसका नंबर सबसे आगे है, किसका नंबर सबसे पीछे है, और आगे वाले को निकालकर डाल देता है कॉल स्टैक के अंदर और कॉल स्टैक उसे कर देता है एग्जीक्यूट। इतनी डिटेल में अभी नहीं भी जाएंगे अपन, तो आप तो बस इतना ध्यान रखो कि जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है
जिसमें जेएस इंजन का काम अलग होता है और एपीआई का काम, कॉल बैक क्यू का काम अलग होता है। इतना समझ आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? ठीक है, यस। वेरी गुड। अब ये जो ब्राउजर का रन टाइम है, इसमें से जेएस इंजन को निकाल लिया गया। ध्यान से सुनना, जेएस इंजन को निकाल लिया गया, कॉल बैक क्यू को निकाल लिया गया, इवेंट लूप को निकाल लिया गया, इसको छोड़ दिया गया, हटा दिया गया। ये तीनों चीजें ब्राउजर से बाहर निकाल ली गई, ले जाकर सर्वर पे डाल दी गई, और कौन बना दिया गया? ये तीनों चीजें ब्राउजर से निकालकर सर्वर पे ले गए, और कौन बन गया? बन गया Node.js। आपका नोड जेएस। बस ये जो वेब एपीआईज हैं, ये ब्राउजर में अवेलेबल है। नोड जेएस को वेब एपीआईज अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिमाग लगाइए, नोड जेएस सर्वर पे रन होगा कि ब्राउजर पे? तो जवाब है सर्वर पे रन होगा। क्या सर्वर पे विंडो ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, बटन, इन सब की जरूरत है? नहीं। नहीं है ना। नहीं। सर्वर का कोई यूआई थोड़ी होता है ना। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा, नोड जेएस भी एक रन टाइम है, ब्राउजर भी एक रन टाइम है, दोनों में क्या फर्क है? आप बोलोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट फर्क यह है कि ब्राउजर की जो वेब एपीआईज हैं, उन्हें हटाकर इसकी जगह दूसरी एपीआईज डाल दी गई हैं, और एनवायरमेंट बना दिया गया है नोड जेएस के नाम से। और ये करने की का फायदा क्या हुआ कि अब नोड जेएस यानी अब जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर तक लिमिटेड नहीं रह गई है। अब हमारा जावास्क्रिप्ट कोड और कहां रन हो सकता है? वो सर आउटसाइड द ब्राउजर रन हो सकता है, इनसाइड द सर्वर। इसका मतलब सबसे बड़ा फर्क इन दोनों एनवायरमेंट के बीच में क्या है? सबसे बड़ा फर्क इनकी एपीआईज का है। जो वेब एपीआईज थी वो आपको ब्राउजर देता था, लेकिन अब उन एपीआईज की जगह पे आ गई है सिस्टम एपीआईज, जो आपको प्रोवाइड करता है नोड जेएस। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है, तो Yes, sir। ब्राउजर के रन टाइम को अपन बोलते हैं ब्राउजर रन टाइम, सर्वर के रन टाइम को अपन बोलते हैं नोड जेएस। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ब्राउजर के रन टाइम को अपन बोलते हैं ब्राउजर रन टाइम, सर्वर के रन टाइम को अपन बोलेंगे नोड जेएस। राइट? अब दिमाग में डाउट आएगा, सर आपका सिस्टम एपीआई से क्या मतलब है? तो सुनिए, सिस्टम एपीआई वर्ड से मेरा क्या मतलब है। पहले आप बताइए, वेब एपीआई समझ आया? वेब एपीआई मतलब वो फंक्शंस जो ब्राउजर विंडो के अंदर काम कर सकते हैं, जैसे सेट टाइम आउट है, जैसे डॉम से रिलेटेड फंक्शंस हैं, ये सब ब्राउजर विंडो पे काम करेंगे। एम आई राइट? यस। है ना। Yes, अब sir। सिस्टम एपीआईज क्या होते हैं? जैसे, सर आपका मतलब है सर हमने फेच एंड कंसोल सिस्टम एपीआई देखा है ना? बिल्कुल गलत सौरभ, इस साइड आइए। ये जो फेच और कंसोल है, ये आपको वेब एपीआईज प्रोवाइड करते हैं ब्राउजर के अंदर, लेकिन नोड जेएस के अंदर यही चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे सिस्टम एपीआई। ये नोड जेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो। ओके सौरभ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। आपको कंसोल, फेच, ये सब कुछ नोड जेएस के अंदर सिस्टम एपीआई अवेलेबल कराएगा। गॉट इट? और फेच डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, तब आप जाकर नोड जेएस के अंदर एजेक्स कॉल कर पाओगे। चलूं आगे? है ना। आप सुनो, सिस्टम एपीआई से मेरा क्या मतलब है, ये बताइए। नोड जेएस सर्वर पे रन होता है, एम आई राइट? इतना तो समझ में आया होगा इस पूरे डिस्कशन में। यस सर। क्या सर्वर पे ही डेटाबेस होता है? हम्म। होता है ना। तो आपका कोड, नोड जेएस का कोड, डेटाबेस से बात करना चाहेगा? यस सर। 100%। हम बैकएंड पे कोड लिखते ही मेजरली डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए। आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो एपीआईज लगेंगी, वी कॉल देम सिस्टम एपीआईज। इसी तरह से आप अपने नोड जेएस कोड से अपने कंप्यूटर की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। गौर करिएगा, फाइल्स को। क्या ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट से फाइल एक्सेस हो जाती है? नो। नहीं हो जाती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल बेसिक पार्ट चेक करें, तो वह साफ लिखा हुआ था, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो क्लियरली लिखा था, जावास्क्रिप्ट इज नॉट अलाउड टू एक्सेस एनी फाइल ऑन द कंप्यूटर। कारण सिंपल है, जावास्क्रिप्ट से अगर ब्राउजर में बैठकर फाइलें एक्सेस हो गई, तो बड़े आराम से हम वायरसेस बनाकर, मेलिशियस कोड बनाकर यूजर के सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो जो ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट है, उसे फाइल एक्सेस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो सर्वर वाली जावास्क्रिप्ट है, जिसे हम नोड जेएस बोलते हैं, वो फाइल से भी इंटरेक्ट कर सकती है, डेटाबेस से भी इंटरेक्ट कर सकती है, और तो और वो नेटवर्क से भी इंटरेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, चैट एप्लीकेशंस बनाने के लिए आप नेटवर्क इंटरैक्टिविटी, फाइल इंटरैक्टिविटी, डेटाबेस इंटरैक्टिविटी, ये V8 के पास नहीं है। अगर ये V8 के पास होती तो ब्राउजर में भी होती ना। बताओ यस और नो। अगर ये V8 की पावर होती तो ब्राउजर वाला V8 भी ये काम कर पाता ना? नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये सारा सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? ये सारा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं सिस्टम एपीआईज। राइट? अब आप ब्रॉड डायग्राम देखिए, बड़ा वाला डायग्राम देखिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए ध्यान से, ये है नोड जेएस का प्रॉपर डायग्राम। सबसे पहले मुझे बताइए, ये पार्ट सेम है ब्राउजर जैसा, हाँ कि ना? यस सर।
सेम है ना, वही जेएस इंजन है, वही हीप एरिया है, वही कॉल स्टैक है, कॉल बैक क्यू भी सेम यस सर। है ना, लेकिन इवेंट लूप भी सेम है ना, लेकिन वेब एपीआई पे क्रॉस लगा हुआ है। देयर इज नथिंग कॉल्ड वेब एपीआई इन नोड जेएस। वेब एपीआई की जगह किसने ले ली है? सिस्टम वेब एपीआई। एपीआई की जगह ले ली है सिस्टम एपीआई ने। आई होप बात समझ आ रही होगी, आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। आप समझना बहुत ध्यान से, बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसमें एक वर्ड दिख रहा है आपको, सी प्लस प्लस बाइंडिंग दिख रहा है? यस लेट सर। अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है, व्हाट इज सी प्लस प्लस बाइंडिंग, ये क्या होता है और इसका क्या रोल है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक, ये दोनों के रन टाइम का आपके सामने कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। पहली बात तो ये बताइए कि आप ये एक्सेप्ट करते हैं V8 इंजन खुद सी डबल प्लस में डिजाइंड है, और नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो नीचे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, V8 इंजन इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। राइट, V8 इंजन वही इंजन है जो आप क्रोम में जावास्क्रिप्ट कोड को रन करवाने के लिए यूज करते हैं, और ये खुद डेवलप करा गया है सी प्लस प्लस में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहले हम ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। क्या ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट में मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सिलेक्टर लिख सकता हूं? है ना। अच्छा, आप ये बताओ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ये जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स यस। है ना? कंफ्यूज मत होना सर, आप तो बोल रहे थे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट नहीं देती है। जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट नहीं देती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपको देता है वेब एपीआई। मैं सिंटेक्स पूछ रहा हूं, सिंटेक्स तो जावास्क्रिप्ट का है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है ना। लेकिन यस सर। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है, ये जो काम करता है ना कि आपके वेब पेज पे एक एलिमेंट को चूज करना, इसके पीछे सी डबल प्लस लैंग्वेज काम कर रही होती है। मतलब आपका डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कहना एक्चुअल में ट्रांसलेट हो जाता है सी डबल प्लस के कॉल में, और आपका जावास्क्रिप्ट कोड सी डबल प्लस के कॉल में कन्वर्ट हो पाए, इसके लिए यूज होती है कौन? इसके लिए यूज होती है सी प्लस प्लस बाइंडिंग्स। सो व्हाट आर सी प्लस प्लस बाइंडिंग? दे आर लाइक ब्रिज, दे आर लाइक कनेक्शंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट कोड टू सी प्लस प्लस कोड। बिल्कुल सही नमन, दे आर मैपिंग बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड सी प्लस प्लस। राइट, जावास्क्रिप्ट नहीं जानती है डॉम, जावास्क्रिप्ट नहीं जानती है सेट टाइम आउट, लेकिन सी प्लस प्लस को ये सब बहुत अच्छे से आता है। तो आपके जावास्क्रिप्ट कोड को सी डबल प्लस के कोड से कनेक्ट करवाने का काम करती हैं सी प्लस प्लस बाइंडिंग्स। नाउ कम टू नोड जेएस। नोड जेएस में डेटाबेस प्रोग्रामिंग होती है? तो जवाब है हाँ होती है। नोड जेएस में फाइल्स से इंटरेक्ट करा जा सकता है? यस। हाँ करा जा सकता है। अब नोड जेएस में जब आप फाइल से इंटरेक्ट करते हो ना, तो आप लिखते हो fs डॉट रीड फाइल। अभी ज्यादा टेंशन मत लेना इसके सिंटेक्स पे, बस इतना समझो fs एक ऑब्जेक्ट है, रीड फाइल एक मेथड है। इतना समझ पा रहे हो? fs एक ऑब्जेक्ट है, रीड फाइल एक मेथड है, जिसकी मदद से हम फाइल को रीड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में फाइल रीड करना जावास्क्रिप्ट के बस की बात नहीं है। फाइल को रीड करना मतलब हार्डवेयर एक्सेस करना, और हार्डवेयर एक्सेस करने में नंबर वन लैंग्वेज कौन है? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस। तो आपका fs डॉट रीड फाइल एक्चुअल में जाकर सी डबल प्लस के कोड से कनेक्ट होता है, और ये कनेक्टिविटी बिठाने का काम कौन करते हैं? ये कनेक्टिविटी बिठाने का काम करते हैं सी प्लस प्लस बाइंडिंग्स। मतलब ये इतना हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है कि आपको पूरी जावास्क्रिप्ट लिखते वक्त ये फील ही नहीं होता कि बीच बीच में आपका कोड किससे बात कर रहा है। सी प्लस प्लस है। यस, बीच बीच में आपका कोड सी प्लस प्लस से बात कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ जावास्क्रिप्ट में हो रहा है, बट एक्चुअल में सम पोर्शन ऑफ योर कोड इज गेटिंग हैंडल्ड बाय सी प्लस प्लस, और ये हैंडलिंग सी डबल प्लस से करवाने के लिए यूज होती है सी प्लस प्लस बाइंडिंग्स। आई होप सबको समझ में आ रहा है व्हाट इज सी प्लस प्लस बाइंडिंग। आया, क्लियर हुआ? यस सर। दैट इज नोड जेएस। अब मुझे बताइए, आप आगे बढ़ने से पहले अपने वर्ड्स में, नोड जेएस क्या है? नोड जेएस जावास्क्रिप्ट है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं। बहुत आपने नोड जेएस के पोटेंशियल को कम कर दिया। नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं नोड जेएस एक सॉफ्टवेयर है जिसको अगर हम अपने कंप्यूटर पे डालें तो बिना ब्राउजर के हम जावास्क्रिप्ट का कोड चला सकते हैं, ऐसा बोल सकता हूं? यस सर। नोड जेएस एक सॉफ्टवेयर है जिसको अगर हम किसी भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें तो विदाउट ब्राउजर सपोर्ट हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट कोड चला सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे हमारे कोड पे, डू यू एग्री? हर यस। वो चीज नहीं कर पाएंगे जो ब्राउजर में करते थे। फॉर एग्जाम्पल विंडो नहीं मिलेगा, डॉम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे तो कुछ कर भी पाएंगे। जावास्क्रिप्ट वाला कोड जो ब्राउजर में चलता था वो डेटाबेस से बात नहीं कर सकता है, यहां कर सकता है? यस। बिल्कुल। फाइल्स हैंडल नहीं कर सकता है, यहां कर सकता है? यस। यस। ये सारी चीजें जेएस का कोड नहीं कर सकता है ब्राउजर में, बट ये कर सकता है इनसाइड द सर्वर। आया कुछ कुछ समझ? क्लियर हुआ? यस। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जब ओरिजिनली बनी थी तो इन सब कामों के लिए बनी थी क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जावास्क्रिप्ट जब ओरिजिनली बनी थी तो सिर्फ आपकी वेबसाइट को इंटरैक्टिव करने के लिए बनी थी। नोड जेएस तो बहुत बाद में आया है,
और तब जाकर जावास्क्रिप्ट सर्वर पे भी हो पाई है अवेलेबल। राइट, इसीलिए अब लोग ये कहने लगे हैं कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ स्क्रिप्टिंग नहीं है, अब वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है। आप जानते हैं फर्क स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो Yes, किसी sir. और लैंग्वेज के सपोर्ट से चलती हैं। तो आप मुझे बताओ, ब्राउजर में जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड चलाते हैं तो क्या एचटीएमएल की मदद चाहिए? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए। आप एचटीएमएल के पेज से ही जावास्क्रिप्ट के पेज को कनेक्ट करके चला पाते हो, लेकिन जब आप नोड जेएस में कोड लिखते हैं तो हमें कोई एचटीएमएल का सपोर्ट नहीं चाहिए और डायरेक्ट हमारा कोड हमारे कंप्यूटर पे रन होता है। तो नोड जेएस ने जावास्क्रिप्ट को एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जगह क्या बना दिया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया। इसलिए अपन ये कहते हैं जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जब ब्राउजर एंड पे है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है जब वो सर्वर एंड पे यानी नोड जेएस में आ जाती है। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब एक और डाउट, ऐसे कितने रन टाइम एनवायरमेंट होते हैं? एक आपने बताया सर ब्राउजर का रन टाइम, एक आपने बताया सर्वर का रन टाइम जिसका नाम नोड जेएस है, और भी कोई है? बिल्कुल है, एक और बड़ा पॉपुलर रन टाइम है जिसको बोलते हैं सर्विस वर्कर रन टाइम। ये आपने सुना होगा, वैसे ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं आजकल मैक्सिमम वेबसाइट्स ऑफलाइन चल सकती हैं? मैं यूट्यूब पे ऑफलाइन गाने सुन सकता हूं। ये बात सुनी है आपने? नहीं सुनी है? सुने हैं सर। यूट्यूब ऑफलाइन अवेलेबल है। तो कैसे पॉसिबल है कि यूट्यूब एक वेबसाइट है और मैं उसको ऑफलाइन चला पा रहा हूं? तो एक्चुअल में यूट्यूब वेबसाइट का जो मेन कोड है उसे कैश कर लिया जाता है, और कैश करके उसको ब्राउजर में बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के रन कर दिया जाता है, और तब ब्राउजर का रन टाइम यूज नहीं होता है। तब जो रन टाइम यूज होता है उसका नाम क्या है? देखिए, पढ़िए, उसका नाम है सर्विस सर्वर वर्कर वर्कर रन। टाइम। सर्विस सर्वर नहीं, सर्विस। सर्विस वर्कर रन टाइम। ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ये सब हमें नोट में नहीं पढ़ना है। बट अगर कोई पूछे कि यार और भी कोई रन टाइम होता होगा, तो आप बोल सकते हैं हाँ, जैसे ब्राउजर का रन टाइम है, जैसे नोड जेएस एक रन टाइम है जो सर्वर पे जावास्क्रिप्ट को रन करने की फैसिलिटी देता है, ऐसे एक और रन टाइम है जो विदाउट नेट कनेक्टिविटी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करवा देता है ब्राउजर में, और वो है सर्विस वर्कर रन टाइम। ठीक है, तो ये 3 रन टाइम है, बट द पॉपुलर वंस आर ब्राउजर एंड नोड जेएस। चलूं आगे? वेरी गुड। अच्छा, एक और बात, ब्राउजर के रन टाइम का कोई एज सच नाम नहीं है, गॉट इट? उसको बस ब्राउजर रन टाइम बोलते हैं। लेकिन सर्वर के रन टाइम का नाम है, और क्या नाम है सर्वर के रन टाइम का? सर्वर के रन टाइम का नाम है नोड जेएस। यस और नो? यस सर। ठीक है, ब्राउजर के रन टाइम को ब्राउजर रन टाइम ही बोलते हैं, लेकिन सर्वर रन टाइम को प्रॉपर नाम देते हैं, एंड दैट प्रॉपर नेम इज नोड जेएस। ठीक है, अब ये वो पूरी स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई, आप आराम से पढ़ लेना। अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे लगता है अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो सवाल का जवाब आप फटाफट दे देंगे। बताइए, नोड जेएस और ब्राउजर रन टाइम एक ही बात है? नो। शाबाश, आपका जवाब होगा नहीं। अच्छा, ये दोनों की नेचर एक ही है, काम एक ही करते हैं ये दोनों। कैन आई से दैट? दोनों का काम है जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाना, है ना, लेकिन दोनों अलग अलग पर्पस के लिए बने। गॉट इट? दोनों अपन को जेएस इंजन को रन करने का एनवायरमेंट देते हैं, बट ये दोनों का मेन पर्पस अलग अलग है। अच्छा, क्या है? तो समझिए, जो ब्राउजर का रन टाइम है उसका मेन एम होता है ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाना, जबकि नोड जेएस ब्राउजर में नहीं, आपके जेएस कोड को कहां चलाता है? सर्वर। नोड, वेरी गुड, नोड जेएस आपके जेएस कोड को चलाता है सर्वर पे। अच्छा, सर्वर मतलब मेरा लैपटॉप, है ना? सर्वर मतलब ये कोई बहुत हाई एंड कंप्यूटर से मेरा मतलब नहीं है। मेरा लैपटॉप पे भी नोड जेएस इंस्टॉल कर दूंगा तो एक सर्वर बन जाएगा। कैन आई से दिस? यस Yes, sir. है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, जो ब्राउजर का रन टाइम है उसका मेन काम होता है जावास्क्रिप्ट को यूआई इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज करना, फॉर एग्जांपल डॉम मैनिपुलेशन। क्या ये बात सच है? ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट हम इसीलिए यूज करते हैं कि हम इवेंट हैंडलिंग करें, डॉम मैनिपुलेट करें, वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाएं। एम आई राइट? यस। यस। जबकि हम सर्वर पे जब जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो इंटरैक्टिविटी की बात नहीं होती है। हम सर्वर पे जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस यूज करते हैं फाइल से इंटरैक्ट करने के लिए, डेटाबेस इंटरैक्टिविटी के लिए, और खुद के वेब सर्वर बनाने के लिए, जो आप इस कोर्स में सीखेंगे। अपने खुद के सर्वर्स बनाना, अपनी खुद की एपीआईज बनाना, ये सब कैसे पॉसिबल है? अगर आप फ्रंट एंड वाली जावास्क्रिप्ट कर चुके हैं तो आपने देखा होगा अपन ने कई एपीआईज कॉल करी थी। जैसे अपन ने एक डेट टाइम एपीआई कॉल करी थी जिससे हमको दुनिया की किसी भी कंट्री का डेट और टाइम पता चल रहा था, करा था, राइट? ऐसे अब हम वो एपीआईज कॉल नहीं करेंगे, अब हम खुद वो एपीआईज बनाना सीखेंगे। और ये सारे काम आप तभी कर पाएंगे जब आप नोड जेएस कर रहे हो, तब नहीं कर पाएंगे जब आप कर रहे हो ब्राउजर लेवल पे चलने वाली जेएस। नेक्स्ट, जो ब्राउजर की जेएस है उसके 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स विंडो और डॉक्यूमेंट होते हैं।
ठीक है। लेकिन नोड जेएस में ना कोई विंडो है ना कोई डॉक्यूमेंट है। हालांकि विंडो की बराबरी एक दूसरा ऑब्जेक्ट करता है, नाम दिख रहा है। विंडो की बराबरी एक दूसरा ऑब्जेक्ट करता है, नाम दिख रहा है। उसका नाम है ग्लोबल। देखो ध्यान से। और डॉक्यूमेंट की बराबरी कौन करता है? उसका नाम है प्रोसेस। ये पढ़ेंगे अपन आगे। बराबरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उनके जैसा काम, लेकिन जो सर्विसेज विंडो देता है वो सर्विसेज यहां ग्लोबल से मिलती हैं। जो सर्विसेज डॉक्यूमेंट से मिलती हैं वो सर्विसेज यहां प्रोसेस से मिलती हैं। आगे बात करेंगे किन सर्विसेज की बातचीत हो रही है। ठीक है। क्या ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट में रहकर हम ये पता कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में रैम कितनी है? नहीं कर नहीं सकते सर। हैं। इम्पॉसिबल। नहीं कर सकते हैं। ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट में क्या हम ये पता कर सकते हैं कितनी फ्री मेमोरी अवेलेबल है? नहीं कर सकते हैं। ओएस का नाम तक नहीं पता कर सकते, बाकी तो बातें छोड़ो। लेकिन नोड जेएस अपन लोगों को कुछ ऐसे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराता है जिनकी मदद से हम जिस कंप्यूटर पे अपना कोड चला रहे हैं उसके पूरे आर्किटेक्चर की डिटेल निकाल सकते हैं। ये काम है नोड जेएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल का जिसका नाम है ओएस मॉड्यूल। क्या नाम है? ओएस मॉड्यूल। जैसे इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म। अंदाजा लगाओ, अगर मैं नोड जेएस में कहता हूंगा ओएस डॉट प्लेटफॉर्म, तो नोड जेएस क्या लग बताएगा मेरे को? नोड जेएस मेरे को बताएगा ये विंडोज प्लेटफॉर्म पे कोड चल रहा है या ये कोड मैक पे चल रहा है या लिनक्स पे चल रहा है। यानी वो मुझे बता देगा जिस लैपटॉप पे ये कोड रन हो रहा है या जिस कंप्यूटर पे ये कोड रन हो रहा है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। आया समझ? नोड जेएस की पावर समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं नोड जेएस ब्राउजर वाली जेएस का ऑल्टरनेट है? यस सर। कैसी बातें कर नो रहे हो सर। भाई मेरे। नहीं है ऑल्टरनेट। मतलब ब्राउजर वाली जेएस पढ़ लो या नोड जेएस पढ़ लो, काम सेम करोगे। ऐसा? तब आप बोलो ऑल्टरनेट। तब आप बोलो कि ऑल्टरनेट है। अच्छा, मैं ये बोल सकता हूं नोड जेएस बैकएंड पे जावा का ऑल्टरनेट है। जो काम एक जावा डेवलपर बैकएंड पे करेगा वो काम एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर नोड जेएस से कर लेगा। यस यस यस, सर। सर। Yes, ये sir. बोला जा सकता है। नोड जेएस ब्राउजर का ऑल्टरनेट थोड़ी है। वरना मैं क्यों बोलता कि आपको ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट की नॉलेज की जरूरत है। वो ऑल्टरनेट थोड़ी, ऑल्टरनेट होता तो मैं बोलता ही नहीं, आपको वो चीजें मैं पढ़ाता। इसका मतलब नोड जेएस ऑल्टरनेट नहीं है। क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्सटेंशन है? ब्राउजर में जो जावास्क्रिप्ट चलती है उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है और कुछ फीचर्स डाल दिए गए हैं, कुछ फीचर्स हटा दिए गए हैं और वो एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जो सर्वर पे जावास्क्रिप्ट को चलाए। यस सर। यस, ये नोड Yes, जेएस यस sir. है। सर। राइट। मतलब आज से 15-20 साल पहले जो लोग पीएचपी में करते थे या कोई पाइथन का डेवलपर जो जैंगो में करेगा वो जावास्क्रिप्ट का डेवलपर करेगा इन नोड जेएस। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मुझे किसी वेब एप्लीकेशन का बैकएंड बनाना है तो मेरे को जरूरत पड़ेगी नोड जेएस की, और फ्रंट एंड बनाना है तो मेरे को जरूरत पड़ेगी ब्राउजर लेवल की जावास्क्रिप्ट। इज दिस राइट? यस तो Yes, दोनों sir. पढ़नी पड़ेंगी अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है। यस जी, Yes, दोनों sir. यस पढ़नी सर। पड़ेंगी आपको, तब आप बोलिए कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है। इतनी सारी बातों से ये तो समझ में आ गया होगा कि नोड जेएस क्या है। क्लियर हुआ? अच्छा, और सबसे यस सर। वाई पीएचपी इज आउटडेटेड? नहीं विवेक, आउटडेटेड नहीं है, पीएचपी इज Outdated नहीं बाउंसिंग है. बैक। पीएचपी इज Yes. बाउंसिंग बैक भाई। ऐसा नहीं है, वो बेचारी को लोग पूछते नहीं है। लेकिन अच्छी खासी लैंग्वेज है, अच्छे खासी नौकरियां दिलाई है लोगों को। क्यों अर्पिता? सही है ना बात? Yes, sir. अभी भी चल रही है. अभी भी चल रही है ना, बिल्कुल सही। बस पॉपुलैरिटी कम हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। आज भी मैक्स एप्लीकेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अब बाउंस बैक कर रही है अच्छा पॉपुलैरिटी खासा। भी इंडिया में कम हो गई है सर. यूके हाँ यूएस में तो अभी भी है. हाँ हाँ, बहुत है बहुत है। इंडिया में बस कम हो गई है, दिक्कत यही है बस, इसलिए लोगों को लगता है पीएचपी आउटडेटेड है। Yes, अच्छा yes. खासा इंप्रूवमेंट करा है। चलिए अब बात करते हैं नोड जेएस के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फायदे हैं नोड जेएस के, है ना। सबसे बड़ा फायदा, नोड जेएस उस इंसान के लिए बहुत इजी है जिसने ऑलरेडी फ्रंट एंड करा हुआ है। कारण सिंपल है, उसे कोई नई लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, उसे जावास्क्रिप्ट में ही बैकएंड बनाना है। लेकिन ये कब से शुरू हुआ? ये कहानी शुरू हुई 2009 से। यानी आज अगर 2009 के पहले का साल होता और मुझे बैकएंड कोड लिखना पड़ता तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे एक नई लैंग्वेज पढ़नी पड़ती। चाहे वो पीएचपी पढ़ूं, चाहे वो जावा पढ़ूं, चाहे वो डॉटनेट की सी शार्प पढ़ूं, चाहे वो पाइथन पढ़ूं, कुछ पढ़ना पड़ता। तब मेरा काम बिना जावास्क्रिप्ट, खाली जावास्क्रिप्ट पढ़ के नहीं होता था। लेकिन जब नोड जेएस आया तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को ही एक्सटेंड कर दिया गया सर्वर पे, और किसी ऐसे डेवलपर के लिए नोड जेएस बहुत आसान है जिसने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पे काम करा हुआ है। That is why we say it's very easy for a developer to migrate to Node.js if he already knows how to work with JavaScript in browser.
दैट इज आई वी से इट्स क्वाइट इजी टू स्टार्ट एंड अ गो टू चॉइस। और वैसे भी सोचो, जब सर्वर पे मैं Node.js यूज कर सकता हूँ, सेम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मैं एक अलग से लैंग्वेज पढूं? क्योंकि अगर मुझे जावा में बैकएंड करना है तो कोर जावा पढ़नी पड़ेगी। डायरेक्ट तो जावा का बैकएंड यस कर नहीं सर। सकता, मैं जी डायरेक्ट सर। तो स्प्रिंग पढ़ नहीं सकता, बहुत लंबा लर्निंग कर्व है। अगर मुझे बैकएंड में जैंगो भी यूज करना है तो मेरे को पहले पाइथन सीखनी पड़ेगी। पाइथन सीखनी लेकिन पड़ेगी। अगर मेरे को बैकएंड पे Node.js करना है तो जो सीखनी पड़ेगी वो तो मुझे आती है ना। आई ऑलरेडी नो जावास्क्रिप्ट ना, क्योंकि मैं फ्रंट एंड डेवलपर तो हूं ना। खाली मुझे बैकएंड पे जाकर वो नए नए फंक्शंस, नई नई ऑब्जेक्ट सीखने पड़ेंगे जो Node.js ने मुझे अवेलेबल कराए हैं, और सीखना पड़ेगा बैकएंड पे काम कैसे होता है। एटलीस्ट सिंटेक्स मेरे लिए सेम होगा, फंक्शनैलिटी मेरे लिए बढ़ जाएगी। ये बात समझ आई? Node.js का भी वही सिंटेक्स है जो जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है। वैसे ही फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, वैसे ही एरे बनता है, वैसे ही फॉर ईच लूप लगाते हैं, सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे आप मेन जावास्क्रिप्ट में करते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स वेरी इजी फॉर समवन हु ऑलरेडी नोज हाउ टू वर्क विद जावास्क्रिप्ट इन ब्राउजर। नेक्स्ट, Node.js का लोड टाइम कम है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बड़ी बड़ी कंपनीज बोल रही हैं। Node.js एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यूज करता है जिसका नाम होता है कैशिंग, जिस कारण से Node.js आपकी एप्लीकेशन के अप होने के टाइम को बहुत कम कर देता है। अप होने का टाइम मतलब लोडिंग टाइम। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स ने तो बोला है उनका 70% लोडिंग टाइम कम हो गया है जब से उन्होंने Node.js पे शिफ्ट करा है, जब से उन्होंने बेसिक कामों के लिए Node.js को यूज करा है। तो Node.js बहुत फास्ट डेवलपमेंट आपको देता है, आपकी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है कैशिंग मैकेनिज्म यूज करके। देन Node.js के पास ढेर सारे बने बनाए पैकेजेस हैं, अराउंड 1 मिलियन। आई होप सब समझते होंगे 1 मिलियन इंडियन नंबर सिस्टम में बोलूं तो 10 लाख। तो Node.js के पास 10 लाख तो पैकेजेस हैं। आप सोचो उस पैकेज के अंदर कितने सारे अवेलेबल होंगे फंक्शन, कितने सारे अवेलेबल होंगे ऑब्जेक्ट जिनको आप अपने कोड में यूज कर सकते हैं। दैट इज अनदर पावर एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई Node.js इज सो पॉपुलर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। शॉर्ट में बता दूं, Node.js नॉन ब्लॉकिंग आईओ को यूज करता है। नॉन ब्लॉकिंग आईओ का हल्का सा आइडिया आपको मैं दे देता हूं। जब आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी कोड लिखते हैं और कोई एसिंक्रोनस टास्क आता है तो जावास्क्रिप्ट वहीं पे रुक जाती है या इसको इवेंट क्यू में डाल देती है? इवेंट क्यू में डाल देती है ना। इसको बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग आईओ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग आईओ। गॉट गॉट द पॉइंट? नॉन ब्लॉकिंग का मतलब आपकी लैंग्वेज वहां रुकती नहीं है, और अगर जावास्क्रिप्ट यहां रुक जाए, पूरा इंतजार करे इस एसिंक्रोनस कोड के खत्म होने का, फिर आगे बढ़े, तो हम क्या बोलेंगे? जावास्क्रिप्ट कौन से मॉडल पे काम कर रही है? वो काम कर रही है ब्लॉकिंग मॉडल पे। बट Node.js काम करता है नॉन ब्लॉकिंग मॉडल पे, एंड दैट इज वाई द रीजन वो आपके कोड को इतना फास्ट करा देता है। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम Node.js में आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं आप अगर आपको डिटेल में अभी नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ू। वेरी गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, Node.js क्या क्या कर सकता है? तो टेक्निकली हर काम के लिए Node.js नहीं है। आ रहे हैं नमन, सिक्योरिटी पे भी आ रहे हैं। हर काम के लिए Node.js नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो लिस्ट आउट करी गई हैं, ये Node.js में बहुत बढ़िया काम करेंगी। नंबर 1, आप Node.js की मदद से एप्लीकेशंस के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट रीड ऑपरेशंस कर सकते हैं, डेटाबेस अपडेट कर सकते हैं, फाइल्स को ओपन क्लोज कर सकते हैं, HTML पेज से आने वाले डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और अपने खुद के सर्वर्स बनाकर डायनेमिक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन लेवल पे बात करूं Node.js कहां कहां यूज होता है, तो गौर करिएगा, Node.js बहुत अच्छी चॉइस है सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, या आप यूज कर ले व्हाट्सएप वगैरह। Node.js बहुत अच्छी एप्लीकेशन है सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। Node.js चैट के लिए नंबर 1 चॉइस है। Node.js डेटा स्ट्रीमिंग समझते हैं? स्ट्रीमिंग मतलब लाइव वीडियो। ये जो इस समय हो रहा है स्ट्रीम हो रहा है, ये जो जूम पे आप इस समय सुन रहे हैं लेक्चर, ये लाइव वीडियो स्ट्रीम हो रहा है। वेरी गुड। ठीक है, हॉटस्टार वगैरह ये सब स्ट्रीम करते हैं ना, जैसे हॉटस्टार आजकल T20 को स्ट्रीम कर रहा है, जियो सिनेमा, राइट। तो इस तरीके की एप्लीकेशन के लिए Node.js बेस्ट चॉइस है। और आप Node.js से IoT एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। IoT का मतलब जानते होंगे सब लोग। IoT स्टैंड्स फॉर, जल्दी क्विक, IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी आपके डिवाइसेस को आप इतना इंटेलिजेंट बना देते हैं कि आपके डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होकर वो सर्विसेज आपको दे पाते हैं जो नॉर्मली आप एक ह्यूमन से एक्सपेक्ट करते हो। एलेक्सा का नाम सुना है? यस सर। सुना है। एलेक्सा की पावर्स भी देखी हैं। अगर मेरे घर में एलेक्सा और मैं एलेक्सा को बोलूंगा एलेक्सा एसी बंद कर दो, ऑफ कोर्स हिंदी में नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, तो एलेक्सा समझेगी मेरी बात।
राइट? Yes. तो एलेक्सा इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आईओटी। एलेक्सा सबसे बढ़िया एग्जांपल है आईओटी का। हाँ, हिंदी में भी समझती है, बिल्कुल सही नमन, हाँ? बट एक्सेंट की प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी। समझती है कुछ लेवल पे। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि आप आईओटी एप्लीकेशंस भी नोड जेएस के अंदर डेवलप कर सकते हैं। गॉट इट? आप नोड जेएस कहाँ यूज नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, नोड जेएस कभी भी सीपीयू इंटेंसिव एप्लीकेशंस में नहीं यूज करना चाहिए। सीपीयू इंटेंसिव क्या होती है? ऐसी एप्लीकेशंस जहां बहुत ज्यादा सीपीयू, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो, जैसे बहुत हैवी ट्रांजैक्शन। इसलिए नोड जेएस कभी बैंकिंग एप्लीकेशंस में यूज नहीं होता है। बैंकिंग एप्लीकेशंस में बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं Yes. ना, बिल्कुल सही। तो बैंकिंग एप्लीकेशंस के लिए आइडियल चॉइस है कि आप यूज करें जावा। नोड जेएस उसके लिए नहीं है, और उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको आगे। आप इसका टेक्निकल रीजन समझेंगे, अभी शॉर्ट में बता देता हूं। नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड है। कैसा है नोड जेएस? नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड है, और सिंगल थ्रेड होने के कारण इसके पास बस एक ही थ्रेड होता है। और उस एक थ्रेड को अगर हम सीपीयू इंटेंसिव कंप्यूटेशंस में ब्लॉक कर देंगे तो बाकी रिक्वेस्ट हैंग होने लगेगी, बाकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सेकंड पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम है कि आप अगर बहुत हैवी सर्वर साइड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सूरज बताऊंगा मैं, सरोज मैं आपको बताऊंगा। थ्रेड इज जस्ट एन एग्जीक्यूशन पाथ। जैसे मान लीजिए मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर 4 लाइनें लिखी हैं, तो अपन नॉर्मली जब किसी प्रोग्राम को ट्रेस करते हैं तो ये बोलते हैं ना, सबसे पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी। ये जो लाइनें चल रही है ना, इसी को अपन बोलते हैं थ्रेड। इसी को अपन बोलते हैं थ्रेड। बहुत सिंपल इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, अ थ्रेड इज एन एग्जीक्यूशन पाथ। अ थ्रेड इज एन एग्जीक्यूशन पाथ। ये आगे आएगा, डोंट वरी। नहीं नमन, मल्टी थ्रेडिंग इंटरनली होती है, नोड जेएस में नहीं होती है। जब सी प्लस प्लस से बाइंड करोगे तब होगी। वर्कर थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर। ओके, वो आएगा आगे, सब आएगा आगे, इंटरनल कैसे चलता है ये। ठीक है। अब ये वो टॉप कंपनीज हैं, बताने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको इंटरनेट पे ढेरों मिलेंगी जो नोड जेएस यूज करती हैं। बस कुछ कंपनी के स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, जैसे नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स ने अपने बैकएंड पे नोड जेएस को फ्रंट एंड बना रखा है। बहुत अजीब सी बात लग रही है ना सुनने में, नोड जेएस को बैकएंड का फ्रंट एंड बना रखा है। तो एक्चुअल में जब नेटफ्लिक्स पे रिक्वेस्ट जाती है तो पहले उसे डायरेक्टली जावा रिसीव करती थी, अब उस रिक्वेस्ट को रिसीव नोड जेएस करता है, और फिर रिक्वेस्ट की हैंडलिंग के लिए बिल्कुल मिडिलवेयर की तरह, फिर रिक्वेस्ट की प्रॉपर हैंडलिंग के लिए स्प्रिंग यूज होता है। मतलब नेटफ्लिक्स दोनों यूज कर रहा है। यस, अगर आप स्प्रिंग के बैच में थे तो मैंने आपको स्प्रिंग की वेबसाइट पे दिखाया था, वहां नेटफ्लिक्स का कमेंट था कि हम लोगों ने स्प्रिंग पे शिफ्ट करा है। और ये भी नेटफ्लिक्स का ही कमेंट है कि हम लोगों ने कुछ चीजें नोड जेएस पे डाल दी हैं, और जब इन्होंने रिक्वेस्ट को रिसीव नोड जेएस पे करा तो इनको 70% लोअर स्टार्टअप टाइम मिला। ये इन्होंने अपने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। राइट? इसी तरह से पेपैल, पेपैल जानते हैं? यस सर। पेपैल का नाम जानते ही होंगे आप। पेपैल ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है, एलन मस्क जिसके ओनर है। बस वो पेपैल वाले भी यूज करते हैं नोड जेएस। इनका भी 35% कोड का साइज रिड्यूस हो गया, 35% कोड इनका फास्ट हो गया, 33% रिड्यूस हो गया, 35% कोड इनका फास्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह से वॉलमार्ट सुपरमार्केट की चेन है, वो लोग भी नोड जेएस यूज कर रहे हैं। मतलब बहुत इन डिमांड टेक्नोलॉजी है। और मजेदार बात सुनिए, नोड जेएस की हिस्ट्री क्या है, नोड जेएस कब लॉन्च हुआ। तो जैसे मैंने बताया, नोड जेएस लॉन्च हुआ 2009 में। मतलब नोड जेएस को मार्केट में आए हुए कितने साल हुए हैं? नोड जेएस को मार्केट में आए हुए सिर्फ 15 साल हुए हैं, जस्ट 15 ईयर्स हैव पास्ड। जबकि जावास्क्रिप्ट को मार्केट में आए हुए 27 साल, और वेब को मार्केट में आए हुए 30 से ज्यादा साल हो गए हैं। यानी वेब आप मार्केट में 34 ईयर्स से देख रहे हैं। गॉट इट? जबकि नोड जेएस 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और 15 साल बहुत कम पीरियड होता है किसी टेक्नोलॉजी को पॉपुलर होने में। पाइथन कब लॉन्च हुई थी अगर जानते हो तो? पाइथन लॉन्च हुई थी 1991 में, 91 में लॉन्च हुई थी। और पाइथन की पॉपुलैरिटी होते होते 2012 हो गया। 12। 2012-13 में लोगों को पता चला अच्छा पाइथन से भी कुछ करा जा सकता है। तो पाइथन को बहुत इंतजार करना पड़ा पॉपुलर होने के लिए। लेकिन नोड जेएस तो 15 साल में इतना पॉपुलर हो गया कि मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट बैकएंड एप्लीकेशंस नोड जेएस पे लिखी जाती हैं। ठीक है। बनाया किसने नोड जेएस को? इन्होंने बनाया, जिनका नाम है रायन डाल। एग्जैक्ट डेट नोड जेएस की बर्थडे की क्या है? नोड जेएस की बर्थडे की डेट है May 27, 2009। ये नोड जेएस का लॉन्चिंग डे था, जिस दिन उन्होंने नोड जेएस को लॉन्च करा। उसके बाद फिर नोड जेएस ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, प्रोग्रेसिव ही होता गया। और आज की डेट में जो नोड जेएस का लेटेस्ट वर्जन अपन यूज करेंगे वो है 20.15। क्या है नोड जेएस का लेटेस्ट वर्जन? 20.15। लास्ट ईयर जब मैंने 2023 में ही बैच दिया था तो नोड जेएस का 18 वर्जन था। आज आप नोटिस करिए, नोड जेएस का अगला वर्जन आ गया है, विच इज 20.15।
तो ऑफ कोर्स कुछ नए फीचर्स आए हैं, कुछ नई फैसिलिटीज आई हैं। टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट जेएस क्यों नहीं यूज करते हैं? बिल्कुल करिए ना प्रेम, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोड जेएस के अंदर टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बट अपन ओके तो अभी सर। जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे ना, फिर उसके लिए टाइपस्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी ना। और टाइपस्क्रिप्ट तो आप आराम से सीख सकते हो अगर जावास्क्रिप्ट आती है, बल्कि टाइपस्क्रिप्ट ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, उसी मॉडल को यूज करती है जिस मॉडल को बाकी लैंग्वेजेस यूज करती हैं। बाकी ठीक है, तो ये नोड जेएस की हिस्ट्री है। हालांकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री की जरूरत आपको नहीं है, बट जस्ट नोटिस करिएगा कि नोड जेएस को पॉपुलर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये है नोड जेएस का बाकी टेक्नोलॉजीज के साथ कंपैरिजन। तो अगर आप देखें, बिल्कुल नेक टू नेक जा रहे हैं नोड जेएस और स्प्रिंग फ्रेमवर्क। दोनों ही बैकएंड पे इक्वली पॉपुलर है, बस दोनों का डोमेन आपको अलग अलग मिलेगा। अपनी अपनी टेक्नोलॉजी में दोनों नंबर वन है। जावा में अगर मुझे कोई फ्रेमवर्क पढ़ना है तो स्प्रिंग इज नंबर वन चॉइस। जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे बैकएंड टेक्नोलॉजी में कोई रन टाइम पढ़ना है तो नोड जेएस इज नंबर वन चॉइस। क्लियर? आई होप लेक्चर से ये तो क्लियर हो गया होगा नोड जेएस क्या क्या कर सकता है और कैसे वो डिफरेंट है ब्राउजर में चलने वाली जेएस से।